Good evening, everyone. Good evening. I hope you all are doing well. मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। तो बताइए, रिवाइज करके आए हैं? हम्म, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 19 के बारे में, और आर्टिकल 19 को ही हम लोग आज फर्दर डिस्कस करेंगे। जो पार्ट्स हमने कर लिए थे, एक बार मुझे आप लोग कमेंट में बता दो। वैसे मुझे जहां तक याद है कि हमने आर्टिकल 19(1)(a को डिस्कस किया था, और उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस में हमने एक केस लॉ भी डिस्कस किया था। ठीक है, एम आई करेक्ट? दिव्या बताइए। हम्म, हम्म, ठीक है, चलिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो आर्टिकल 19 से लेके 22, जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, ये हमने। यस, यस दिव्या, ठीक है। तो इसको हम लोग बैकबोन ऑफ द चैप्टर भी कहते हैं, ठीक है। प्लस अगर आर्टिकल 19(1)(a की बात करते हैं, तो आर्टिकल 19(1)(a 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और इसके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। राइट्स कम्स विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो हमारे 19(1)(a में 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं, उन सब के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज 2, 4, 5 एंड 6 में दिए गए हैं। तो देखिए हमने क्या किया था। आर्टिकल बैकग्राउंड देखा था हमने आर्टिकल 19 का, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद हमने देखा था स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, हमने समझा था क्या होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देखा था। प्लस हमने इसमें केस लॉज भी डिस्कस किए थे, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का, और सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें कोर्ट ने एक्सप्रेसली इलेबोरेट करते हुए इस केस में ये कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हेड में ही फॉल करता है, ठीक है। और जिन लोगों ने क्लास नहीं की होगी, या जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो आर्टिकल 19 पे जाके देख सकते हैं, तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, राइट टू रिमेन साइलेंट फिर हमने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये कौन से केस में ये चीज डिस्कस किया गया था? बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने आर्टिकल 19 को देखा था कि ये सिटीजन्स के पास अवेलेबल है। आर्टिकल 19 को हम दो पार्ट्स में देखते हैं। एक एक तरफ तो आर्टिकल 19 जो है सिटीजन्स को राइट देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, और दूसरी तरफ 19 ही स्टेट को भी पावर देता है कि वो उन राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। रेस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि स्टेट किसी भी तरीके से अपने मन से कोई आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। दैट रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी की हमने बात की थी 19 की। एप्लीकेबिलिटी को देख लेते हैं कि ये सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है एंड ओनली नेचुरल पर्सन्स पे एप्लीकेबल होता है। नेचुरल पर्सन्स का मतलब जो लीगल पर्सन या आपके आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे आपका कंपनी हो गया या कॉरपोरेशन हो गई, इन सब पे आर्टिकल 19 एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्दो इन दो केसेस में कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ, कंपनी पे आर्टिकल 19 इज नॉट एप्लीकेबल, लेकिन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, राइट। चलो, ये हम बस रिकैप कर रहे हैं लास्ट क्लास को। बाकी अभी वी विल स्टार्ट विथ न्यू क्लास। ये क्या हो गया? अरे, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस,
जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हेड में ही फॉल करता है, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हेड में अगर वो फॉल करता है तो क्या स्टेट उस पे कोई प्री सेंसरशिप लगा सकती है? प्री सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी चीज पब्लिश होने से पहले आप गवर्नमेंट से पूछ करके पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, या गवर्नमेंट को दिखा करके आप कोई चीज पब्लिश कर रहे हो, तो क्या ये चीज गवर्नमेंट कर सकती है? क्या प्री सेंसरशिप लगा सकती है प्रेस पे? आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। Don't know what's happening. ठीक है, तो देखिए फ्रीडम ऑफ, ये आपको बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है? चलिए देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर क्या प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस केस लॉ को देखना होगा। तो ये जो केस है आपका रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। और इस केस में जो पिटिशनर थे वो प्रिंटर, पब्लिशर एंड एडिटर थे, ठीक है। किस चीज के? एक जर्नल के जिसका नाम था क्रॉस रोड जर्नल, इंग्लिश जर्नल थी ये। और इस जर्नल के ये प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने सेक्शन 9(1)(a ऑफ दिस एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949, इस सेक्शन के अंडर उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। किसने? गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने। और ऑर्डर पास करते हुए उन्होंने इस जर्नल का पूरी तरीके से एंट्री और सर्कुलेशन जो है वो प्रोहिबिट कर दिया स्टेट में, स्टेट ऑफ मद्रास में, ठीक है। तो अब जो पिटिशनर थे वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a जो हमें गारंटी कर रही है, प्रेस को गारंटी कर रही है, इस चीज का ये वायलेशन है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्वियस सी बात है फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन को भी इंक्लूड करता है। प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्रचार करना, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन को भी इंक्लूड करता है। और प्रचार करना या प्रोपोगेट करना, वो जब तक आप किसी चीज को सर्कुलेट नहीं करोगे तो प्रोपोगेशन कैसे हो पाएगा, राइट? प्रोपगेट करने के लिए इट इज नेसेसरी कि आप उस चीज को सर्कुलेट करें, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज को, यही रीजनिंग देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन जो है वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है? फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन के साथ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन के साथ आपका फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन को इंक्लूड किया जाता है। स्टेट अगर रेस्ट्रिक्शन लगा भी रही है, कोर्ट ने यह भी कहा, स्टेट अगर रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो वो रेस्ट्रिक्शन मियर आपका 19 क्लॉज 2 में हो, जो दिया गया रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ वो हो सकता है। 19 क्लॉज 2 में जो भी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने के लिए, दैट रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल, और वो स्टेट उस चीज पे ऑर्डर पास कर सकती है या लॉज बना सकती है। लेकिन जो ये ऑर्डर है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। समझ में आया क्यों है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, और कैसे इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हैम्पर कर रहा है, कैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं अंडर 19(1)(a। एक बार यस लिखिए सब लोग, ये केस अगर समझ में आ गया तो। या मैं रिपीट कर दूं? फास्ट? ठीक है, ओके, करेक्ट। चलिए, तो ये केस हो गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि यस,
स्पीच और एक्सप्रेशन में ही आपका प्रोपगेशन इंक्लूडेड होता है, और प्रचार करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए सर्कुलेशन जरूरी है कि नहीं? आप ऐसे सोचो, अगर मैंने कोई चीज पब्लिकेशन करवा के रख दिया, ठीक है, मुझे कोई चीज प्रेस के थ्रू एक्सप्रेस करना है, मैंने उसको पब्लिकेशन करवा के एक टेबल के नीचे रख दिया, तो क्या उसका प्रोपगेशन हो गया? नहीं हुआ। प्रोपगेशन होने के लिए सर्कुलेशन भी उतना ही जरूरी है जितना कि पब्लिकेशन। इसीलिए इसी चीज को कोर्ट ने कोट करते हुए ये बोला कि ये जो ऑर्डर है ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इसमें क्या हुआ था न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर की वैलिडिटी पे क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्या जो ये जो ऑर्डर है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को फिक्स कर रहा है, मतलब न्यूज़पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को आप 10 रख सकते हैं, ऐसा इस ऑर्डर का कहना था। तो इसकी वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब जब कोर्ट में ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, फ्रीडम जो है वो दोनों ही चीजों में लाई करता है, सर्कुलेशन में भी प्लस कंटेंट में भी। आप अगर अभिव्यक्ति की आजादी, अगर आप इसको ऐसे देखो, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अगर किसी को अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी दे रहे हैं, तो सर्कुलेशन के साथ साथ जो उसमें कंटेंट रखा जाएगा उसको आप लिमिट कैसे कर सकते हो? और अगर आप लिमिट कर रहे हो तो यहाँ पे फिर आप उनके राइट का वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि फ्रीडम लाइज इन बोथ सर्कुलेशन एंड कंटेंट। दूसरी बात, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहला कोर्ट ने क्या कहा कि प्री सेंसरशिप आप प्रेस में नहीं कर सकते, यानी कि प्रेस कोई भी चीज पब्लिश करने से पहले स्टेट से परमिशन नहीं लेगी, मतलब कि कोई भी चीज वो फ्रीली पब्लिश कर सकती है अनटिल एंड अनलेस वो 19(2) के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में फॉल करता हो। ठीक है, दूसरा, कोई भी पब्लिकेशन को आप प्री स्टॉप नहीं करवा सकते। अगर आपको ये भी लग रहा है, या गवर्नमेंट को या स्टेट को ये भी लग रहा है कि इस पब्लिकेशन से हो सकता है कि कोई डिफेम हो जाए या कुछ गलत होने की संभावना हो, ये स्टेट की नजर में है। अगर वो आर्टिकल 19(2) में नहीं फॉल करता है तो स्टेट अपने मन से उसको, उस पब्लिकेशन को स्टॉप नहीं कर सकती है। ठीक है, तीसरा, स्टेट जो है वो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन को कर्टेल नहीं कर सकती है। सर्कुलेट, जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी प्रेस मीडिया है, वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास राइट है। लास्ट है कि किसी भी प्रेस पे आप एक्सेसिव टैक्सेशन नहीं लगा सकते। एक्सेसिव टैक्सेशन नहीं लगाने के पीछे क्या रीजन है? देखिए, स्टेट अगर किसी भी प्रेस पे एक्सेसिव अमाउंट में टैक्स लगाएगी तो हो सकता है कि फिर न्यूज़पेपर वाले जो हैं वो अपने कंटेंट को लिमिटाइज कर दें, नंबर ऑफ पेजेस को लिमिटाइज कर दें, या वो अपने व्यूज को ओपनली, फ्रीली और ना एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि जब टैक्स है तो उनको पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो भी चाहेंगे कि हम कम पैसे में अच्छा काम करें। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके फ्रीडम ऑफ प्रेस को ये चीज, एक्सेसिव टैक्स जो है वो कर्टेल करेगी। इसीलिए इस चीज को भी कोर्ट ने इस केस में ऐड कर दिया कि आप एक्सेसिव टैक्सेशन किसी भी प्रेस पे नहीं लगा सकते। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट वी हैव राइट टू नो। गुड इवनिंग। ठीक है, राइट टू नो। अब देखिए, राइट टू नो यानी कि राइट टू हैव इंफॉर्मेशन। और किस चीज का इंफॉर्मेशन? कोई भी गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, जो पब्लिक को नहीं पता है लेकिन पब्लिक उसके बारे में जानना चाहती है, तो पब्लिक हैज द राइट टू नो। व्हाई? क्यों है? बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। हम डेमोक्रेसी में, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज वी द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, तो देखिए इसमें एक केस है आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। ये बहुत ही लैंडमार्क केस था, और इस केस में क्या बोला गया
कि जो पब्लिक है उनके पास अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के सारे एक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ये अधिकार क्यों दिया गया पब्लिक को? कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्या करे, एंश्योर करे। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी मींस, ट्रांसपेरेंसी मींस बताइए, पता रहना चाहिए। यस, यस, करेक्ट। ठीक है, मतलब कि आपके पास, आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहो, है ना, आर पार चीजें हो, एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर दिख रहा हो आपको। ठीक है, करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर सरकार कोई गलती करती है तो हम लोग उस गलती के लिए उनको अकाउंटेबल ठहरा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, अच्छा देखिए, इसी केस में फिर क्या हुआ था कि इसी केस में फर्स्ट टाइम राइट टू इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया गया था एज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, इसी केस में राजनारायण, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। ठीक है, लेकिन 2005 में क्या हुआ, लेटर इन द ईयर 2005 हमने फिर आरटीआई एक्ट को क्या किया, एनैक्ट कर दिया। और आरटीआई एक्ट आने के बाद नाउ वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और इसमें हम लोग आरटीआई करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जा करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, जो भी पब्लिक के लिए ओपन है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? हाँ, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू 19(2). 19 क्लॉज 2 में जो भी रेस्ट्रिक्शन दिए हैं वो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे क्या है ग्राउंड्स 19(2) में। उन सब के ग्राउंड्स के अलावा जो भी चीजें हैं आप वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, करेक्ट, यहां तक सभी लोग समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं 19(1)(a) के बारे में। तो देखिए 19(1)(a) जो है ये तो हमें पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन को, है ना, प्लस ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी हमें पता है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब 100% आप इसको पूरे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वहां पे हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस 1(a) के कहा में दिए गए हैं, 19 क्लॉज 2 में। ठीक है, और ये 7 ग्राउंड्स हैं रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, इन्हीं 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर स्टेट सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, अदरवाइज आपके राइट को स्टेट किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं कर सकती है इन ग्राउंड्स के अलावा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब पहला ग्राउंड क्या है, देखिए पहला ग्राउंड है हमारा सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब मुझे ये बताइए कि भाई सोवेनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी? संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता। ठीक है, कोई अगर भंग करना चाहेगा या कोई भंग करने की कोशिश करता है कुछ बोल के, कुछ स्पीच देके, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाएगा और वहां पे स्टेट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, बट दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, अगर आप भारत को तोड़ने के लिए कोई ऐसा भाषण दे रहे हो, कोई ऐसी स्पीच दे रहे हो, तो वो क्या है, वो वायलेशन है। ठीक है, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में फॉल करेगा। दूसरा देखिए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया, जैसे आपके कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में भी, जैसे कि आप कोई टेररिस्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लो। ठीक है, जो वो नक्सलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहां पर स्टेट को लगता है कि सिक्योरिटी खतरे में है और ऐसा बोलने से या ऐसा स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करने से हमारे स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, तो स्टेट क्या कर सकती है, फिर वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, थर्ड है हमारा फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स। अब आप किसी फॉरेन कंट्री के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो और उस उल्टा सीधा बोलने की वजह से या आप कोई ऐसे लैंग्वेज का यूज कर रहे हो जो कि
अनएक्सेप्टेबल है, या आप बोल सकते हो कि एक सिविल सोसाइटी में लोग उसको जनरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब इससे अगर इंडिया के टर्म्स किसी फॉरेन स्टेट से खराब हो जाए तो उस केस में भी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, फोर्थ हमारा है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और आप किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब गाली दे करके आप निकल गए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आप यहाँ पे ये तो नहीं क्लेम करोगे कि मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूटिलाइज कर रहा था या मैं एक्सरसाइज कर रहा था फंडामेंटल राइट। इसीलिए फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट नहीं रखा गया है। समझ पा रहे हैं अब आप लोग, रिलेट कर पा रहे हैं क्यों ये राइट रेस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कल को आप कोर्ट में गए, आपने जज से जाके कुछ भी बोल दिया, जज पे आप खड़े होकर के आपने जूता फेंक दिया, जैसे अभी हमारे गवई जी जो सीजेआई थे उनके साथ अभी ऐसा सिमिलर इंसिडेंस हुआ, तो ये क्या, ये फिर कंटेम्प्ट, चलो ये तो एक एक्ट हो गया, ये तो जो जूता फेंकने वाली चीज थी दिस वाज एन एक्ट, लेकिन मैं स्पीच की बात हो रही है यहाँ पे। आपने जज को कुछ बोल दिया और ऐसा बोल दिया जो कि अनएक्सेप्टेबल है। उस पोजीशन पे अगर कोई बैठा है और वैसे भी अगर आप किसी स्ट्रेंजर के सामने हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिसेंटली या विथ मोरल्स आपको कैसे किसी से बात करना है। ठीक है, ये हो गया आपका। सिक्स्थ है आपका डिफेमेशन। आप किसी के लिए भी कुछ भी बिना जाने समझे बोल दो उसके पीठ पीछे, जिससे कि समाज में चार लोग उससे बात करना छोड़ दें। ठीक है, तो क्या ये आप यहाँ बोलोगे कि यस आई वॉज एक्सरसाइजिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? नहीं, ये भी क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इस केस में भी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का क्या मतलब है कि आप किसी को भड़का रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए। ठीक है, और आप किसी को भड़का रहे हो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, कोई स्पीच के थ्रू, ठीक है, कुछ बोल के, एक्सप्रेस करके, तो आप वहां पे ये क्लेम नहीं करोगे कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर आप किसी को इलीगल एक्ट करने के लिए भड़का रहे हैं तो आपने वहां स्पीच में कुछ भी यूज किया हो, वो क्या हो जाएगा, आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आएगा, और वहां पर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को यानी 19(1) को कर्टेल कर सकती है। तो ये 7 ग्राउंड समझ गए आप लोग। इन्हीं 7 ग्राउंड्स पर सिर्फ 19 क्लॉज 2 में ये 7 ग्राउंड्स है, और इन्हीं 7 ग्राउंड्स पे सिर्फ जो हमारा 19(1) गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको स्टेट क्या कर सकती है, कर्टेल कर सकती है। चलो, नाउ वी हैव 19(1)B। 19(1)A हमने अच्छे से कर लिया। अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारे ऐप में भी आप जाके मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए 19(1) भी देखते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अब देखिए 19(2) बात क्या कर रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये 19(3) होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। 19(1)B को हम लोग 19 क्लॉज 3 के साथ पढ़ते हैं, यानी कि 19(1)B में जो फंडामेंटल राइट हमें दी गई है, इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे फॉल करता है, 19 क्लॉज 3 में। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आप फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है कि आप कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हो। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द फ्रीडम कि आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो, लेकिन कैसा असेंबल होना चाहिए आपका, पीसफुल, मतलब वहां पर आपके पास एंड विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, पब्लिक स्ट्राइक हो गया आपका, या राइट टू टेक आउट प्रोसेशंस। ठीक है, प्रोसेशंस क्या होता है, जैसे जुलूस वगैरह निकलता है आपका, ठीक है, ये सब आपके प्रोसेशंस में आते हैं। या और आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी गैदरिंग जैसे शोभा यात्रा वगैरह निकलती है, ये सब आपके प्रोसेशंस में आते हैं, तो आप असेंबल पीसफुली कर सकते हो एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, ये आपके पास 19(1)B में क्या है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्या है, असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड विदाउट
आर्म्स। अब जो आप असेंबली मतलब जो भी आप यहाँ पे जिस भी रीजन से आप यहाँ पे असेंबल हो रहे हो, ग्रुप में गैदरिंग आप कर रहे हो, वो गैदरिंग इज परमिसिबल, बट वो पीसफुल होना चाहिए, उससे किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या पब्लिक ऑर्डर पे किसी भी तरीके का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके का आर्म्स लेकर के आप असेंबल नहीं हो सकते। ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो असेंबल कर रहे हैं, आप वहां पर ये क्लेम नहीं कर सकते, आप किसी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में जाके या किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके आप असेंबल नहीं कर सकते हैं। ये राइट नहीं है आपके पास इस आर्टिकल के इस क्लॉज के अंदर। ठीक है। मतलब नो राइट टू होल्ड एन असेंबली ऑन गवर्नमेंट प्रीमाइसेस या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन दोनों जगह पर आपके पास राइट नहीं है असेंबल करने का। ठीक है। समझ गए यहां तक सब लोग? ये ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया ना? 19(1)(b), राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब देखिए इसमें केस है हिम्मतलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे। ठीक है। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने ये कहा, देखिए इस केस में बेसिकली हो क्या रहा था, पुलिस कमिश्नर के पास पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी गैदरिंग को प्रोहिबिट कर सकते थे या कैंसल आउट कर सकते थे। ठीक है। वो सोली पावर किसको दे दिया गया था? पुलिस कमिश्नर को। तो अब एक बात बताइए, अगर हम एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को पावर दे रहे हैं कि आप किसी भी गैदरिंग को आप कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी कभी हो सकता है वो उस पावर को आर्बिट्रेली भी यूज कर ले, अपने मन मर्जी के हिसाब से यूज कर ले। तो अब अगर वो 19 क्लॉज 3 में अगर वो फॉल नहीं कर रहा है, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में फॉल नहीं कर रहा है, और फिर भी कोई गैदरिंग अगर कैंसल हो रही है, तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो इसी चीज को कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए क्या कहा कि जो ये प्रोहिबिशन हो रहा है, जो पुलिस कमिश्नर के पास पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, गैदरिंग को कैंसिल कर सकते हैं, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है। और क्यों है वॉइड? कोर्ट ने रीजनिंग ये दिया कि देखो भाई, स्टेट के पास ये तो पावर है कि आप पब्लिक गैदरिंग पे कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन लेकिन कंट्रोल किस तरह से कर सकते हो? कंट्रोल इसलिए कर सकते हो ताकि पब्लिक ऑर्डर हमारा मेंटेन रहे। ठीक है। लोगों के अगल बगल लोगों को किसी भी तरीके की तकलीफ उससे ना पहुंचे। ठीक है। इस वे में स्टेट उसको क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो गैदरिंग को रोक सकता है या प्रोहिबिट कर सकता है। लेकिन कंप्लीटली आप फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर दें तो वो तो गलत है। कि आपके ऊपर अगर हमने छोड़ दिया कि हाँ भाई, अगर आपको ठीक लग रहा है तो ये गैदरिंग अलाउड होगी, और अगर कमिश्नर को लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है या ये किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर कर सकती है, तो उस गैदरिंग को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पर उस पावर को क्या बताया कि वो जो भी एक्ट ये पावर दे रहा है वो क्या है, वॉयलेटिव है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। इतना ही है इसमें, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है। लेंदी हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा, बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी। ओके। ठीक है। ठीक है चलिए। चलो आगे तो मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं था, तो मैं, नो मैम। ओके ठीक है। देखिए 19 क्लॉज 1C 1D 1E, F तो आपका ओमिटेड है, G आपका प्रोफेशन मतलब ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस की बात करता है। हाँ, इसमें एक चीज रह गई थी। देखिए 19(1)(b) में जो हमने डिस्कस किया, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपका दिया गया है 19 क्लॉज 3 में। और 19 क्लॉज 3 में सिर्फ दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। इन दोनों ग्राउंड्स इन दोनों ग्राउंड्स पर ही स्टेट जो है इस राइट को आपके क्या कर सकती है, रोक सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है।
और इन दोनों ग्राउंड्स के अलावा स्टेट अपने मन से कोई भी आर्बिट्ररी पावर यूज नहीं कर सकती। ग्राउंड्स क्या है? in the interest of sovereignty and integrity of India और in the interest of public order। sovereignty और integrity समझ गए? भारत की अखंडता और संप्रभुता के हित में अगर वो करना चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर को अगर किसी तरीके से भी हैम्पर हो रहा है तो उस चीज को मेंटेन रखने के लिए भी स्टेट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। आपके किस राइट को? कि आप असेंबल नहीं हो सकते। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग का जो इसमें सी डी ई एफ नहीं एफ नहीं सी डी ई एंड जी ये 4 जो क्लॉजेस रह गए हैं वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। फिर आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और अब ये लास्ट क्लास हमारा जो इसके बाद होगा वो लास्ट क्लास होगा आर्टिकल 19 के ऊपर। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो या कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम आराम से पूछ लीजिए या मुझे आज ही आप लोग ऐप पे मैसेज कर दीजिए तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डील कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।